Good morning to my dear students. Welcome back to Atma School, Jai Swami Narayan. Today I start with class 9th and we were continuing, that is in my previous class I had started with economics. Lesson number 3, that is poverty as a challenge, and we were continuing from page number 38, that is anti-poverty measures. Removal of poverty has been one of the major objectives of Indian developmental strategy. The current anti-poverty strategy of the government is based on following two objectives. First, promotion of economic growth, and second, targeted anti-poverty programs. First, promotion of economic growth. The government has promoted economic growth during the last few years. Economic growth was low till the 1980s, but has increased significantly since then, causing significant poverty reduction. 1980s के पहले इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही कम थी हमारे इंडिया की, जिसकी वजह से पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. लेकिन आफ्टर 1980 सडनली देयर वाज एन इंक्रीज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज बहुत सारे और भी एक्स्ट्रा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, देन लिटरेसी थोड़ी बहुत बढ़ गई, लोगों को जॉब अच्छी मिलने लग गई, देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बदलने लगा. ओके, दैट कॉजेस poverty reduction. There is a strong linkage between economic growth and poverty reduction. Economic growth widens, that is increase in scope or area, opportunities देता है, provide the resources needed to invest in human development. High economic growth encourages people to send their children, that is गर्ल्स पढ़ने लिखने लग गई, विमेंस बाहर नौकरी करने लग गई, वो इंडिपेंडेंट होने लग गई. दैट उसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हुआ है. सब मिलकर अगर काम करेंगे तो ऑब्वियस है, एक घर में अगर सब मिलकर काम करेंगे तो काम कितनी जल्दी हो जाता है. आपके पास टाइम होता है, आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो. सेम वे अगर एक परिवार में मेन विमेन बच्चे भी अपनी एक एज में कमाने लग जाते हैं तो सोचो उस परिवार की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी अच्छी होगी. Okay, high economic growth encourages people to send their children, including the girl child, to school with hope of better economic returns from investing in education. अगर हम एडुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में हमें उससे ज़्यादा मिलेगा. आप एडुकेशन में इन्वेस्ट करते हो, राइट, देन बच्चे अच्छे कॉलेजेस में अच्छी उनको रिप्लेसमेंट्स मिलती है, कॉलेजेस में अच्छी वो जॉब करते हैं, और वही जो इन्वेस्ट आपने किया होता है वो डबल ट्रिपल आपको वापस मिलता है. व्हेन द चाइल्ड वर्क्स, जब चाइल्ड नौकरी करने लगता है, अच्छा अगर बच्चा पढ़ के ग्रेजुएट करके पोस्ट ग्रेजुएट करके निकला तो आज तो पैकेज बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं. The poor may not take direct advantage of economic growth. Due to lack of growth in agriculture sector, large number of people remain poor in rural areas. Okay, लेकिन दैट इज द पुअर में नॉट टेक, पुअर इसका एडवांटेज नहीं उठा सकते क्योंकि उनमें अभी भी वो काबिलियत नहीं है, वो यानी कैपेसिटी नहीं है, दैट इज यू कैन से कि इकोनॉमिक उनमें ग्रोथ नहीं है, क्योंकि अभी भी उनकी जो सोच है ना वो पुरानी ही सोच है कि नहीं, गर्ल्स को बाहर नहीं निकालना है, पढ़ना नहीं, गर्ल्स की जल्दी शादी कर देनी है, हमारे घर की जो लेडीज़ है वो बाहर जाके काम नहीं करेंगे. कितनी टैलेंटेड होती है लेडीज़. अगर हर एक लेडी के पास कोई ना कोई टैलेंट है, ज़रूरी नहीं है कि सभी पढ़ लिख कर नौकरी ही कर सकते हैं. अगर एक लेडी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं भी है तो उसके पास टैलेंट है घर पे बाहर टिफिन्स देना, खाना बनाकर टिफिन्स देना, इसमें भी कितनी अच्छी ग्रोथ है पैसों की. कुछ घर में ही नाश्ता वगैरह बना के बेचना बाहर,
कुछ घर में कुछ दैट इज कुछ दैट इज यूनिक पीसेस कुछ बनाना घर पे, सबके पास अपना अपना टैलेंट होता है। तो मैं सोचती हूँ कि सिर्फ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने से ही इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती है। एक परिवार को अगर बढ़ना हो तो आप टैलेंट देखो लोगों का, जरूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ लिख के नौकरी करना है वही है। अरे घर बैठे भी कितने कुछ हो सकते हैं। टिफिन का सिस्टम आज कितना बेस्ट, बच्चे वहां यहाँ वहां जाके पढ़ रहे हैं, उनको टिफिन चाहिए तो घर में घर का खाना मिलता है तो दे उनको अच्छा लगता है। सो टिफिन सिस्टम कितना बढ़िया है, राइट। देन नाश्ता वगैरह घर पे बना के मार्केट में भेजना, कुछ भी चॉकलेट्स वगैरह बना के मार्केट में, हर जगह आपका प्रॉफिट तो होगा ही। सो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने घर की इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर ये घर का मेन बंदा ये सोचे ना, जैसे मेन बंदे कौन होते हैं, बड़े लोग या हस्बैंड, अगर ये सोचे कि मेरी वाइफ में ये टैलेंट है वो कर सकती, तो घर बैठे क्यों नहीं करे। अगर बाहर नहीं जा सकते घर बैठे बैठे क्यों ना करे। ओके मेरी गर्ल अगर हमारे कल्चर में है कि बाहर नहीं मिलता, तो मेरी गर्ल घर बैठे बैठे कुछ काम क्यों नहीं करे, कुछ भी एक्स्ट्रा, कुछ बनाना या एवरी सिलाई कढ़ाई कुछ भी एनीथिंग, या सिलाई कढ़ाई बच्चों को सिखा देते हैं तो गर्ल्स वो लोगों के कपड़े सिलती है। प्रॉफिट तो हर जगह है, क्योंकि आज ये सब चीज की हमें जरूरत है, राइट। सो ड्यू टू द लैक ऑफ ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर, अभी सिर्फ रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर है। अब आने वाले बच्चे आई डोंट थिंक आज भी रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर करते हैं, पढ़े लिखे हो कि नहीं हो। आने वाली जो जनरेशन है वो भी एग्रीकल्चर करने को तैयार नहीं, वो भी ये सोचते हैं कि हम पढ़ लिख के शहर चले जाएं, वहां पे कोई नौकरी देख ले। ओके एवरीवन, अब सबको ऐसा लगता है कि हमारा कुछ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, right? So that is due to the lack of growth in agriculture sector, large number of people remain poor in rural areas. इसलिए गांव आज गांव ही है, वो कभी आगे बढ़े ही नहीं है, बिकॉज वो बढ़ना ही नहीं चाहते, वो अपने कल्चर पे स्टिक है। अगर आप अपने पुराने कल्चर्स में स्टिक रहोगे तो आप कुछ नहीं कर सकोगे लाइफ में। यू हैव टू लीव दैट। ओके रिस्पेक्ट ये सब नहीं, बट कुछ तो आपको छोड़ना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। कहावत है ना, कुछ पाने के लिए वन हैज टू सेक्रीफाइस, वन हैज टू लीव समथिंग, वही बात है। Thus, the benefits of these schemes are not fully reaching the deserving poor. So now the government is emphasizing more on proper monitoring of all these programs. Okay, that is the government targeted anti-poverty programs. The government introduced targeted anti-poverty programs starting from 1990. The results of these programs have been mixed due to lack of proper implementation and improper targeting. Also, some schemes overlap others. Thus, the benefits of these schemes are not fully reaching the deserving poor. So now the government is emphasizing more on proper monitoring of all these programs. Then you can see this was anti-poverty measures, कितना बड़ा पैराग्राफ है, देखो वहाँ पे कितने सारे नंबर्स भी दिए, 1/3, 220, नीड नॉट, आप ये सब यू डोंट राइट इन दी आंसर्स, कभी भी आंसर्स में ये सब लिखना है 23%, 17, 15, दिस ईयर दैट ईयर। ओके मेन आपको पॉइंट्स पढ़ के लिखना है। Then on page number 39 you can see the last paragraph, Prime Minister रोजगार योजना। उसमें काफी सब कुछ है, दैट इज ये प्रोग्राम्स है, हमारी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स है। दैट इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है, फिर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके वी गो टू ईच, एक एक करके हम देखते हैं। इसको ऑन पेज नंबर 39 लास्ट पैराग्राफ है। फर्स्ट वी गो टू प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। It was launched in 1993. The aim of the program is to create self-employment opportunities for educated unemployment youth in rural areas and small towns. They are helped in setting up small business and industries. छोटे छोटे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इनकम नहीं चाहिए।
Okay, that is Prime Minister Rozgar Yojana was launched in 1993. The aim of the program is to create self-employment opportunities for educated unemployment youth in rural areas and small towns. They are helped in setting up small business and industries. We go to next, Rural Employment Generation Program. It was launched in 1995. The aim of the program is to create self-employment opportunities in rural areas and small towns. A target for creating 25 lakh new jobs can be set up for the program under the 10th 5-year plan. Then Swarna Jayanti Gram Swarozgar Yojana. It was launched in 1999. The program aims at bringing the assisted poorer families above the poverty line by organizing them into self-help groups. Then Pradhan Mantri Gramoday Yojana. It was launched in 2000. Under this scheme, additional central assistance is given to states for basic services such as primary health, primary education, rural shelter, rural drinking water, and rural electrification. Then Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. It was launched in 2005. It aims to provide 100 days of wage employment to every household to ensure livelihood security in rural areas. It also aimed at sustainable development to address the cause of drought, deforestation, soil erosion. One third of the proposed jobs under this, that is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, have been reserved for women. And in this scheme, the share of scheduled castes, scheduled tribes and women, ये vulnerable group में आते हैं ये लोग. 23%, 17 and 53% respectively. Scheduled tribe तो आज भी उसका percentage बहुत कम है. सबसे लास्ट कैटेगरी scheduled tribe ही है हमारे यहाँ पे. Then the last paragraph, you can see the challenges ahead. Let me read this paragraph, फिर मैं आपको short में explain करती हूँ. Page number 39 of your text. Poverty has certainly declined in India, but despite the progress, poverty reduction remains India's most compelling challenge. Wide disparities in poverty are visible between rural and urban areas and among different states. Certain social and economic groups are more vulnerable to poverty. Poverty reduction is expected to make better progress in the next 10 to 15 years. This would be possible mainly due to higher economic growth, increasing stress or universal free elementary education, declining population growth, increasing empowerment of the women and the economically weaker sections of society. The official definition of poverty, however, captures only a limited part of what poverty really means to people. It is about a minimum subsistence level of living rather than a reasonable level of living. Many scholars advocate that we must broaden the concept into human poverty. A large number of people may have been able to feed themselves, but do they have education or shelter or health care or job security or self-confidence? Are they free from caste and gender discrimination? Is the practice of child labor still common? Worldwide experience show that with development, the definition of what constitutes poverty also changes. Eradication of poverty is always a moving target. Hopefully, we will be able to provide the minimum necessary in terms of only income to all people by the end of the
the next decade. But the target will move on for many of the bigger challenges that still remain, providing healthcare, education, and job security for all, and achieving gender equality and dignity for the poor. These will be even bigger tasks. देखो इसका इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं है. Just listen what I say in this, the challenges ahead. India has to face lots of challenges. एक तो हमारा इंडिया बाहर की देशों से थोड़ा पीछे है. हमारे यहाँ की लोगों की मेंटालिटी की सोच बहुत ही डाउन है. ओके, यू कैन से कि इम्बैलेंस है, इसलिए हमारी कंट्री ग्रोथ नहीं कर पा रही है फास्ट. फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, हर चीज में हम पीछे हैं. बैलेंस नहीं है. विमेन गर्ल्स को आज भी ऐसे कितने हैं जो नहीं बाहर काम करते हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम है, राइट? So poverty reduction is still a major challenge in India due to wide differences between rural and urban areas and among different states. Further, poverty should include not only the matter of adequate amount of food, but also factors like education, healthcare, shelter, job security, gender equality, and dignity. They give us the concept of human poverty. Poverty reduction is expected to be lower in next 10 to 15 years. हमारे इंडिया को डेवलपिंग कंट्री है, पता नहीं कभी डेवलप कंट्री बनेगी भी कि नहीं, गॉड नोस. और बहुत सारे चैलेंजेस अभी बाकी हैं इंडिया को फेस करने के लिए. In addition to anti-poverty measures, government should focus on the following to reduce poverty: high economic growth, universal free elementary education, यानी elementary schools जो गांव में होते हैं free education है, decrease in population growth, empowerment of women and weaker sections. Okay, so that was the end of the lesson. We had finished with this lesson, that is okay, come on, we will solve its exercise. Okay, come on, we will solve its few MCQs. यहाँ पे question answers दिए और page number 40 all long question answers है, तो you will able to get from your textbook. सब long है, so हम long तो discuss नहीं कर पाएंगे, it is not possible. But अगर आपको कोई answer नहीं मिल रहा है, do let me know. I will just read it. Okay, all these answers are there in the text.
all the answers on page number 40. So I would like to share some multiple choice questions from within the lesson with you. The first, what caused social exclusion in society? What caused social exclusion in society? Answer is caste system. Second, in rural areas, average calories required per person per day is 2400 और urban में it is 2100. Every fourth person in India lives in poverty. इतनी poverty है अभी भी हमारे इंडिया में. So a big challenge है. Poverty in Kerala declined significantly because of the development of human resources. जिस भी कंट्री में ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होगा वो कंट्री वो स्टेट अपने आप फ्लरिश हो जाएगी. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2001, बांग्लादेश हैज द लार्जेस्ट पुअर पॉपुलेशन. यहाँ ये ईस्ट में सब जगह स्केड्यूल्ड ट्राइब पीपल रहते हैं ना, तो वहां तो पॉवर्टी होगी ही. Percentage of poverty in sub-Saharan Africa in 2015 was 41. International poverty line क्या है? $1 a day. देखो, सबसे पहला है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था. सेकेंड लॉन्च हुआ था रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. थर्ड लॉन्च हुआ था प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना. एंड लास्ट वाज अनंतोदय अन्न योजना. मैच द फॉलोइंग. इन 1950 it was NSSO. 1993 Prime Minister Rozgar Yojana, 1995 Rural Employment Generation Program, and 1999 Swarna Jayanti Ram Swarozgar Yojana. State with lowest poverty rate is Kerala, because Kerala ने अपनी poverty कैसे decline की है? Significantly because of the development of human resources. In which year Prime Minister Rozgar Yojana was launched? In 1993. ये जितने भी योजना है ना, इनका आप खाली लॉन्च याद करना कि ये कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था. ऑन पेज नंबर 39 राइट हैंड साइड में जितने भी योजना है आप उनके लॉन्च याद करो कि कब वो लॉन्च हुआ था. ओके स्टूडेंट्स, सो इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू with this lesson. काफी है मेरे पास इसके short answers, very short answers, and also okay, and after that I will start with civics chapter 6. Okay, so with this I wrap up my class here. Thank you to all, and please do read the lesson, okay, and complete your books so that उसके भी हम मार्क्स दे सके. और जो भी मैं असेसमेंट दे रही हूँ, आप प्लीज अगर कोई एब्सेंट होता है तो आप एक दूसरे से शेयर कर लो द क्वेश्चंस असेसमेंट दैट हैज बीन गिवन बाय मी, एंड यू कैन कंप्लीट योर बुक्स. ओके, वो असेसमेंट भी आपको दिखाना है. उन सबके 5 मार्क्स है इन योर पीरियोडिक टेस्ट 3 में जो मैं आपको देने वाली हूँ. ओके, आपकी मार्कशीट आधी से ज़्यादा तैयार हो चुकी है, सो प्लीज कंप्लीट योर वर्क इन टाइम. थैंक यू.